हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है मैट्रिक्स अवयव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ठीक है, और देखो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है और बहुत ही लिमिटेड सोर्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं। और जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। या तो यही आ जाएंगे या फिर इससे मिलते जुलते ही आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जा दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के ना पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। हमें क्या दे रखा है, ये अवयव है। ठीक है, ये हमारा अवयव है। इसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, अवयव की कोटि क्या होती है, कोटि निकालने का मतलब कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, रो इनटू कॉलम होता है। सिंपल सी बात है। तो रो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 रो हैं। और कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 4। वो जो ऑर्डर होगा वो हमारा कितना होगा, 3 इंटू 4, यानी कि 3 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, इसके बाद हमसे बोल रहे हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब सेकंड में पता है क्या होता है, हमें निकालना अवयवों की संख्या। तो आप क्या करो, गुणा कर दो जो भी आपका ऑर्डर है। यहां गुणा नहीं करना होता है जब आपसे कोटि बोलेगा। तो 3 गुणा 4 यानी कि 3 चौके 12 अवयव है इसके अंदर। अगर आप गिन के देखो, हर पंक्ति में 4 8 4 3 12, तो 12 अवयव है। उसके बाद आपके तीसरे वाले पार्ट में ये बोला है कि आपको ये अवयव निकालने हैं, A13 A21। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A13 A21। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, A33 A24 A33 A24। ठीक है, ये अवयव हमें निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि पहला रो का तीसरा कॉलम, देखो पहला रो का तीसरा मेंबर, पहला रो ये है और तीसरा मेंबर ये है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 19। फिर आ जाओ दूसरे रो का पहला मेंबर, दूसरे रो का पहला मेंबर कौन है, 35। फिर क्या बोल रहा है, तीसरे रो का तीसरा मेंबर, तीसरे रो का तीसरा मेंबर कौन है, -5। फिर दूसरे रो का चौथा मेंबर, दूसरे रो का चौथा मेंबर कौन है, 12 है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो बहुत ही आसान है, इसमें बेसिक लेवल की क्वेश्चन ही नहीं एनसीईआरटी बुक के आधार पर। अगला क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि निम्नलिखित समीकरणों में x y z के मान ज्ञात कीजिए। अगर ये अवयव इसके बराबर हैं, अगर दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके जो संगत पद होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, संगत पद आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास हमें क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, z के जगह पे क्या आ जाएगा, 3, और x के जगह पे क्या आ जाएगा, 1। सिंपल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। या फिर ये जो क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि x प्लस वाई हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, और देखो y प्लस जेड हमारे पास क्या है, y प्लस जेड हमारे पास 5 है। तो प्लस के 5 इधर आके माइनस के 5 हो जाएगा। z का मान तो 0 मिल गया हमें आराम से। फिर देखो यहाँ पर एक्स वाई क्या है, x गुणा वाई हमारे पास 8 है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6 x माइनस 6। तो y का मान 6 माइनस x, ये हम रख देंगे। और यहाँ 8 है, गुणा कर दोगे, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6 और ये 8, माइनस के एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा और 8। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे आपको आपका x मिल जाएगा। ऐसे दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 8 है और जोड़े तो 6 है, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, x उभयनिष्ठ x माइनस 4, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ x माइनस 4। जो 2 बार है उसे एक बार लिख देंगे और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, तो यदि x माइनस 4 बराबर 0
तो x का मान आ जाएगा 4, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो दो केस बन जाएंगे x के। ठीक है, दो केस बन जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, यदि x बराबर अगर आप 4 ले रहे हो तो यहाँ आपको रखना है y का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2, और z आपका क्या है 0। ये तो एक आंसर है पहले केस में। दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि x बराबर आप 2 लो तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 माइनस एक्स है ना, तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और z आपके पास क्या है 0 है आंसर। ठीक है, हर टाइप के लेके बता रहा हूँ। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये चीज़ देखो, यहाँ तुलना करके एक्स वाई जेड के मान निकालने पर आधारित प्रश्न हमको जरूर मिलेंगे ना। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक्स वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, और फिर देखो भाई दूसरे वाले में x प्लस जेड 5 के बराबर है, तो x प्लस जेड की जगह पे मैंने क्या रख दिया 5 रख दिया, तो 5 प्लस वाई हमारा 9 हो जाएगा, और y का मान हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखो चूंकि y प्लस जेड हमारा 5 है तो y का मान आप 4 रख दो, तो z का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक, और आप देखो y प्लस जेड किसके बराबर है 7 के बराबर है, तो z का मान 7 माइनस वाई हो जाएगा, और y का मान हमारा कितना है 4 है, तो z का मान कितना आ जाएगा 3 आंसर। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से थोड़े मोड़े क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अगला जो आ सकता है 1 नंबर में पूछ देगा कि भाई गुणनफल निकालो। ठीक है ना, गुणनफल निकालने के लिए आप जानते ही हैं, जैसे इसका रो इसका ऑर्डर कितना है 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका भी 2 रो है 2 कॉलम है। गुणनफल तभी होता है जब दोनों जो हमारे मैट्रिक्स है उनके कोटि बराबर हो। अगर दोनों मैट्रिक्स की कोटि बराबर नहीं है तो इसके आखिर में जो होना चाहिए इस वाले के स्टार्टिंग में वही होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स की गुणा हो सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो गुणा करते हैं। गुणा करने का नियम आपको पता है कि इधर से हमें रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम लेना होता है। तो मैं यहाँ गुणा करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा a, पहले रो में आ जाएगा a गुणा ए स्क्वायर, फिर b गुणा b क्या आ जाएगा b स्क्वायर, फिर आ जाओगे a गुणा b में माइनस के बी प्लस b गुणा a प्लस के बी ए। पहला रो हो गया, दूसरा रो ले लेंगे माइनस बी इंटू ए, माइनस बी है a इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर a इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट हो गया 0, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें हमारा गुणनफल आराम से मिल गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसको सरल करना है। सो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बाहर हमारा कॉस थीटा है, देखो कॉस थीटा से अंदर गुणा कर दो। ठीक है ना, एक ही स्टेप में हो जाएगा, हर एक पद में गुणा होगी। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में, फिर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का रो और कॉलम समान है, इसकी कोटि और इसकी कोटि सेम है, तो दोनों में संगत पद क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जोड़ो, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ है माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ से प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मान क्या होता है 1, और ये आ गया 0, इसका मान 0, और ये आ गया 1। तो ये एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का।
ये हमें हमारा मान बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमें फंक्शन एक्स दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई फंक्शन एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। तो देखो हमें फंक्शन एक्स दे रखा है और अगर एक्स की जगह हम वाई ना रख दें तो फंक्शन वाई आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, फंक्शन एक्स इंटू फंक्शन वाई। तो देखो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से फंक्शन एक्स और यहाँ हमारा आ जाएगा फंक्शन वाई। ध्यान से देखना, फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, कॉश एक्स माइनस के साइन वाई 0 0 1, यहाँ है साइन एक्स, अरे यार ये तो वाई है, मैंने एक्स की जगह वाई रख दिया, सारा एक्स में है ना। ठीक है, ये एक्स था, अब एक्स की जगह बस वाई कर देना है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस के साइन वाई और ये 0, फिर आपका ये हो जाएगा साइन वाई और ये हो जाएगा आपका कॉस वाई 0 0 1। ठीक, इधर से हमें रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम। गुणा करेंगे, गुणा ध्यान से रखना है, गुणा में गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, गुणा में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गुणा करो, कॉस इंटू कॉस, यह है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर आ जाएगा माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब फिर आ जाओ दूसरे वाले में, कॉलम में आ जाएगा कॉस एक्स और ये माइनस के साइन वाई। ठीक, फिर साइन एक्स इंटू कॉस वाई और 0 इंटू 1, अच्छा इसका तो लिखा नहीं था ना, 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0 और ये भी आ गया 0। फिर आ जाओ इस वाले में, कॉस एक्स इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा वाले, यहाँ से लेना पड़ेगा, इसका हो चुका है ना, अब इसमें आ जाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, फिर कॉस इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई और 0 इंटू 0 0 हो गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ, कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस का, फिर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, ये हो गया और 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर आ जाओ साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। अब आ जाओ तीसरे वाले में, 0 इंटू कॉस वाई 0 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू साइन वाई 0 0 इंटू कॉस वाई 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, आपको जो सिद्ध करना है ना, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आंसर में आएगा क्या। अब आप देखो, यहाँ से देखते रहना, ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्त, ये किसका फॉर्मूला होता है, आप खुद ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूँगा। ये होता है, देखो ये आपका होता है कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, यहाँ से देखो आपका माइनस ओवनिस्ट है, जैसे ही आप माइनस ओवनिस्ट निकालोगे अंदर हो जाएगा प्लस और ये चीज़ आ जाएगी कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला है, माइनस आ गया, साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अंदर क्या आ जाए, ए की जगह एक्स है और बी की जगह पर वाई, तो एक्स प्लस वाई और ये तो आपका क्या आ गया 0। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो साइन है कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई। ठीक है, फिर देखो यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, और यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर है 1 लगते थे, ये 0 ये 0। ओके, सिंपल। अब देखिए, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आ गई फंक्शन x प्लस वाई के। देखो जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई हो गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हम राइट हैंड साइड पे पहुँच गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो सीधे सीधे सिद्ध करने के लिए बोल देगा, और सिद्ध करने के बाद इसी से आपको ए इनवर्स निकालने के लिए भी पूछ सकता है। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। पहले तो ये सिद्ध करेंगे, क्योंकि एक ही स्लाइड में मुझे करना पड़ रहा है ना, तो जगह कम है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। ठीक, तो ए हमारे पास है 1 0 2 0 0 2 1 2 0 3। यहाँ पर सेम वही आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है जी, यहाँ से हमें रो लेना होता है और इधर से कॉलम। गुणा ध्यान से करना है, क्योंकि एक जगह प्लस का माइनस हुआ इधर से उधर, आपका पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो आपका फोकस अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना, पूरा खत्म कहानी। सेकंड वाले रो पे आ जाओगे अब, 0 इंटू 1। देखो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 1 1 0 4 1 0 0 2 0। ठीक है, 1 2 1 0 इंटू, ठीक है 2 3 6 सही है। 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, 0 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट रो पे 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 2 0 0 0, 2 ज़ा 0 3 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, ये आ गया। तो ऊपर आ गया 5 2, यहाँ से आ गया 8, ये 0 4 0, यहाँ से 8, यहाँ से 5, और यहाँ से आ गया 9 और 4 13। तो ये हमें ए स्क्वायर मिल गया है। तो मैं ए स्क्वायर ना यहाँ अलग से लिख देता हूँ, क्योंकि जगह कम है ना। कितना है स्क्वायर, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। कैलकुलेशन देख लेना दोस्त एक बार। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, ए स्क्वायर निकल गया ना। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए क्यूब दिख रहा है। तो ए क्यूब भी निकाल देते हैं। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए। सो ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास ए है। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, 5 2 8। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए मान रख रहे हैं ना, 5 2 8 हो गया। यहाँ पर है 0 4 0 8 5 13। ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर से हम जानते हैं, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1 5, एंड फिर 0 इंटू 0 एंड 8 2 ज़ा 16। ठीक है, फिर आ जाएंगे 5 0 0 0 2 ज़ा 0 और 8 0 0। फिर आ जाओ 5 दूनी 10, 0 1 कम 0 एंड 8 3 24। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे आ जाएगा 2 1 कम 2, 4 गुणा 0 0, 5 दूनी 10। फिर 2 गुणा 0, 4 गुणा 2 8 एंड 5 0 0। फिर 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 एंड 5 3 15। फिर आ जाओ तीसरे में 8 1 कम 8, 0 गुणा 0 एंड 13 दूनी 26। फिर 8 0 0, 0 गुणा 2 0, 13 गुणा 2 0, 8 दूनी 16, 0 1 कम 0, 13 3 39। 16 और 5
16 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ से 21, यहाँ से आपका हो गया 12 और यहाँ से आपका आ गया 34। ये 0 8 0, ये हो गया 34, 15 19 और 4 23 और ये आपका 9 और 6 15, यहाँ से लगा 1 3 और 4 55 है कि नहीं। तो ये 55 आ गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमें a क्यूब मिल गया। अब सारे मान हमें यहाँ रखना है। बायां पक्ष को हल करके हमें क्या लाना है, दायां पक्ष लाना है। तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या है उसे एक बार लिख देंगे a क्यूब 6a² प्लस का 7a प्लस का 2i। इसे हल करके 0 लाना है, 0 मैट्रिक्स लाना है। a क्यूब का मान रखो यहाँ पर 21 12 34 0 8 0, यह है 34 23 55। फिर माइनस है 6a²। ए हमारे पास क्या है, ये इधर रखा था हमने अलग से, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक। फिर क्या है 7a, ए का मान क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और फिर क्या है 2i, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है तो अब हमें हल करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। सो देखो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में संगत पद। सो देखो ये 21 है, 21, इसका देखो 6 पंजे, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे क्या, हाँ हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, तो मैं सिंपल ही रखता हूँ, थोड़ा स्टेप बढ़ा लेते हैं। ये वाला पद भी ऐसे रखते हैं 21 12 34, फिर है 0 8 0 34 23 55, ठीक है। 6 से अंदर गुणा, 6 पंजे 30 और फिर आ जाएगा 6 दूनी 12 8 छंग 48, ठीक है। 6 गुणा 0 6 चौको 24 6 0 0 8 छंग 48 और 6 पंजे 30 और 13 छंग 6 दिया 18, ऐसे लगा 1 6 कम 6 और 3 9 13 छंग 98, ये हो गया। 7 से गुणा कर दोगे प्लस 7 1 कम 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 1 कम 7 एंड 7 दूनी 14 7 0 0 7 3 21। 2 से गुणा कर देना है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक हो गया। अब देखिए संगत पद हमें रख देना है यहाँ पर, ठीक है। संगत पद हम रख देना है यहाँ पर, ये 21 और ये माइनस का 30, ठीक है। संगत पद है, ये प्लस का 7 और ये प्लस का 2। फिर देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर है माइनस के 12 प्लस का 0 प्लस का 0। यहाँ देखिए अगला पद है 34 माइनस के 48 प्लस के 14 और ये 0। संगत पद देख रहे हो ना, यहाँ 0 माइनस 0 प्लस का 0 प्लस का 0। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा 8, यहाँ पर है माइनस के 24, यहाँ है 14 और यहाँ है 2 प्लस के, यहाँ है 0, यहाँ है माइनस 0, यहाँ पर है प्लस का 0 और यहाँ पर है प्लस का 0। फिर देखिए यहाँ पर है 34, यहाँ है माइनस के 48 प्लस के 14 0। फिर यह देखिए यहाँ है 23, फिर यहाँ पर है माइनस के 30 प्लस के 7 प्लस के 0। फिर यहाँ है 55, फिर यहाँ है माइनस के 98 प्लस का 21 प्लस का 2। सारे कट के देखो 0 आ जाएंगे, ये 0 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 ये 0, तो ये क्या आ गया 0 मैट्रिक्स के बराबर। यही हमें लाना था, बड़े आराम से हो गया है कि नहीं। बस कैलकुलेशन एक प्लस का माइनस अगर गड़बड़ हो जाए ना, एक जगह गड़बड़ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन काम तमाम, और फिर रीचेक करोगे तो और समय बर्बाद। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करोगे आप, तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है, वो है आपका फोकस।
इधर से उधर हुआ, टस से मस हुआ, क्वेश्चन खत्म। इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया जाता है, किस लिए? आपके एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, आपके फोकस लेवल को चेक करने के लिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में डाला जाता है। वैसे इसी क्वेश्चन में है ना, अभी आपने जो सॉल्व किया उसके मदद से आपसे बोलेगा कि इसी क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालो, ठीक है, ए इनवर्स निकालो। तो अगर ए इनवर्स निकालना है, हमने ए क्यूब ए स्क्वायर सब निकाल रखा है अभी, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे पहले, इस इधर देखो, यहाँ क्या लिखना जो दे रखा है ना, इस आइडेंटिटी में यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ए इनवर्स से जैसे गुणा करोगे देखो क्या हो जाएगा, इधर 1 की घात 3 ए इनवर्स, 6 ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 7 ए इनवर्स 2i ए इनवर्स और 0 गुणा ए इनवर्स, ठीक है। तो 3 में से 2 घात कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, और 2 में से घात कम होगा ए आ जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और आई को किसी से भी गुणा करो वही रहता है, और 0 को इंटू कुछ भी हो 0 होता है। आपको ए इनवर्स निकालना है तो बाकी सबको उठा कर उधर ले जाओ, तो यहाँ है 2 ए इनवर्स, तो ये प्लस का ए स्क्वायर इधर के माइनस का, प्लस का 6 इधर के माइनस का, माइनस का इधर के प्लस हो गया, प्लस का इधर के माइनस। तो देखो भाई ये तो आप कैलकुलेट कर दोगे ना, यहाँ ए स्क्वायर का मान रख दोगे और आगे माइनस से गुणा कर दोगे, यहाँ ए से गुणा कर दोगे और यहाँ आई से, ठीक है। और इसको हल करने के बाद जब ए इनवर्स जो भी हल करके आएगा, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको हर एक पद को 2 से भाग दे दोगे, तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स भी निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया है, बाकी तो कैलकुलेट कर ही लोगे। अगले क्वेश्चन में आ सकते हैं 1 नंबर में कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी कि ट्रांसपोज अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे रो क्या होता है, कॉलम बन जाता है। ये जो मैट्रिक्स है ये इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, एक कॉलम है। तो ये जो कॉलम है ना, इस मैट्रिक्स का नाम में अगर मैं ए दे दूं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश। तो ये जो रो मैट्रिक्स है, जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो बन जाती है 5 1/2 माइनस का 1, मतलब रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना। इसका जैसे ये मैट्रिक्स सपोज करो ये ए है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये 1 नंबर में आ सकता है। ये जैसे ए है इसका हमें परिवर्तन निकालना है, ए डैश। तो क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 5 6, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा √3 5 6, और तीसरा जो रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 3 -1। तो ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी या फिर सब्जेक्टिव में भी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स निकालते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3, और ये 5 7 9 -2 1 ए मैट्रिक्स, और हमारा बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना होता है, संगत पदों को जोड़ना होता है। जैसे ये -1 प्लस में माइनस के 4, 5 प्लस का 1 -2 प्लस का 1, देखो यहाँ पर, फिर ये 2 प्लस का 1 7 प्लस संगत पद में जोड़ दे रहा हूँ 1 प्लस 3, ठीक है। फिर 3 प्लस -5 9 प्लस 0 1 प्लस 1, संगत पदों को जोड़ दिया तो यहाँ आ गया -5, यहाँ 3, 5 में से 3 घटाओगे तो -2, 5 और 1 6 7 और 2 9 9 -1 4 2, तो ये आ गया ए प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। निकालो ट्रांसपोज। तो जो पहला वाला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम -5 3 -2, फिर जो दूसरा वाला कॉलम है
रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 9 9 और ये आ जाएगा -1 4 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या निकालना है दूसरे वाले में, देखो ये तो बायां पक्ष हल किया, अब हमें दायां पक्ष हल करना है। देखिए ए ट्रांसपोज निकालो प्लस बी ट्रांसपोज, इसको हमें जोड़ना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखो ये ए है ना, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे परिवर्त, तो पहला वाला जो रो है -1 पहला कॉलम बन जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 5 7 9 और ये आ जाएगा -2 1 1, फिर यहाँ पर देखो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा -4 1 -5 1 -4, ये आ जाएगा 1 2 0 1 2 0, फिर यह आ जाएगा 1 3 1 5 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, अब संगत पदों को जोड़ देंगे। देखो -1 -4 5 + 1, ठीक है, और यहाँ है -2 + 1, ये है 2 + 1, ये 7 + 2 1 + 3 3 -5 9 + 0 1 + 1, जोड़ो, यह आ जाएगा -5 6 -1 3 9 4, यह आ जाएगा -2 9 2। देखो ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से कि भैया ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ना वो आपका ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। डैश का मतलब ट्रांसपोज यानी कि परिवर्ताव्य। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया ना। सेम चीज़ है, प्लस की जगह बस माइनस लग जाना है। तो ये वाला मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है, इसे आपको खुद करना है, मेरी तरफ से होमवर्क है, आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे वहाँ प्लस था बस इसमें बस माइनस लग गया, तो प्लस हो या माइनस नियम दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो ये वाला काम आप खुद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, कह रहे हैं अगर ये ए है तो ए डैश ए आई के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ये 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में आ सकता है। सो देखो सबसे पहले ए डैश इंटू ए करेंगे, तो एक स्टेप में कर देता हूँ। ए डैश पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा साइन अल्फा माइनस के, और ये कॉस अल्फा। और ए हमें दे रखे हैं कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये ए डैश ए है। अब हम इसको हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपको पता ही है इधर से हमें रो लेना होता है, इधर से हमें कॉलम लेना होता है। तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आ जाएंगे इधर आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहला रो हो गया। अब दूसरा रो लेंगे, साइन इंटू कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आ जाएंगे साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जानते ही हैं कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 1, और ये प्लस माइनस कटा, ये 0 ये 0। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये जो अवयव है एक सममित अवयव है। सममित अवयव किसे कहते हैं, जब किसी अवयव को हम ट्रांसपोज लें यानी कि उसका परिवर्त अवयव निकालें फिर से वही अवयव आ जाए तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ए डैश निकालेंगे, ए डैश लिख के दिखाना प्रॉपर वे में ना, तो ये डैश लगा दो। और क्या दे रखा है 1 -1 5
-1 2 1 5 1 3। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 -1 5। ठीक है, ये पहला रो पहला कॉलम बन गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 1। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा 5 1 3। ठीक है, ये ए डैश। तो ये क्या है एक्चुअली, ये ए के बराबर आ गया। ये क्या आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, है ना, दिया गया मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो लिखेंगे चूंकि ए डैश ए के बराबर है, अतः यह एक सममित आव्यूह है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन ये अभी 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। ये वाला एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह क्या होती है, विषम सममित आव्यूह अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए, ठीक है, तो वो -a के बराबर आता है। ए डैश -a के बराबर जब आता है तो उस आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, निकाल दें हम ए डैश। ठीक है, क्या निकाल दें, ए डैश। तो ए हमारे पास जो भी दे रखा है उसका डैश निकालो। ए हमारे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो यहाँ से पहला जो रो होगा वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 1 -1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा -1 0 1। और तीसरा रो फिर तीसरा कॉलम हो जाएगा 1 -1 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो माइनस ओबनिस्ट निकालो। तो 0 का कुछ भी -0 का ये हो जाएगा माइनस ओबनिस्ट, प्लस का हो जाएगा, सारे चिन्ह बदल देने हैं बस। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये दिया गया मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हैं कि जो ए डैश है वो किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। ठीक है, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, और ये जो आव्यूह होंगे ना, ये हमारे कैसे आव्यूह होने चाहिए, जिसका रो और कॉलम समान हो। ठीक है, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी ये नियम लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता। ठीक, तो इसको हमें क्या दिखाना होता है, सममित आव्यूह क्या होता है, 1/2 a + a डैश, और विषम सममित आव्यूह a - a डैश। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो आपको फिर से वही a मिलेगा, फिर से वही क्या मिलता है, a मिलता है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, a दे रखा है, देखो चूंकि a हमें क्या दे रखा है, लिख देते हैं 3 5 1 -1। हम इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह a डैश। तो पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, a + a डैश करना है, जोड़ो 3 5 1 -1। यहाँ आ जाएगा 3 5 1 -1। ठीक है, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 -1 माइनस का 2। फिर क्या करना है, फिर आपको 2 से भाग देना है, a + a डैश बट्टे में 2, यानी कि हर एक पद को 2 से भाग दे दो। 6 भागा 2 2 2 2। अच्छा, यहाँ तो माइनस के 2 हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 3 3 -1, समीकरण नंबर 1। ये हमें ये वाला पार्ट मिल गया। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है जी, निकाल दें। अब सब सेम चीज़ है, देखो थोड़ा सा प्लस की जगह क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, प्लस की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो इसी स्टेप में हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा पुनः, अब देखो क्या हो जाएगा, ये चीज़, अरे यार ये चीज़ बदलेगी ना सिर्फ। देखो यहाँ क्या होगा, अब अगले स्टेप में फिर से वही माइनस करना है अब की बार। देखो यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 में से 3 घटाओगे 0, 5 में से 1 घटाओगे 4,
1 में से 5 घटाओगे माइनस के 4, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से भाग दे दोगे, 0/2 0, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया और ये आपने निकाला था a + a'/2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, जोड़ो दोनों को, तो ये आ जाएगा, देखो a + a'/2 a - a'/2। तो ये है आपका 3 3 3 -1 और यहाँ है 0 2 और यहाँ पर है आपका -2 0। सो 3 और 0 कितने आ गए, 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और -1 में 0 जोड़ोगे -1। तो ये फिर से किसके बराबर आ गया, ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, दिए गए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में हम लिख सकते हैं और यही दिखाने के लिए बोला गया था, दिखा दिया हमने। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर में था, तो ये 3 ऑर्डर वाला मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, जैसे 2 ऑर्डर का किया ऐसे 3 ऑर्डर का करना है, वहाँ 2 ऑर्डर था, बस यहाँ ऑर्डर चेंज हो 3 हुआ है, तो इसको आप खुद करोगे। ठीक है, हो जाना चाहिए बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे एक्स के किस मान के लिए ये चीज़ संतुष्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह हमारा है 1 2 1 और इधर हमारा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। इधर हमारे पास है 0 2 x और इधर हमारा 0 मैट्रिक्स है। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 और इसका है 3 × 1। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में सेम है। जो नया मैट्रिक्स निकलेगा उसका रो 3 होगा, कॉलम 1 होगा। रो कितने होंगे, 3 होंगे और कॉलम हमारा 1 होगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसे गुणा होगी। अब देखिए यहाँ तो हमारा है 1 2 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, रो हमारा 3 होगा, 1 × 0 1 × 0 0 2 × 2 4 0 × x 0। ठीक है, फिर आ जाएंगे 2 × 0 0 0 × 2 0 1 × x x 1 × 0 0 0 × 2 0 एंड 2 × x 2x। और यहाँ हमारा क्या है, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ हमारा है 1 2 1 और यहाँ है 4x 2x। अब गुणा होगी, देखो ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, इसका रो कितना है, 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 1 × 1 कॉलम, 1 रो होंगे, ठीक है, और 1 ही कॉलम होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 × 4 4, ठीक है, हाँ 1 × 4 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 × x 2x और 1 × 2x 2x, ये 0 के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4 + 4x, ये है 0 के बराबर, 0 मैट्रिक्स के बराबर। यानी कि 0 मैट्रिक्स से तुलना कर देंगे तो प्लस का 4 इधर के माइनस का 4, x का मान आ जाएगा 4 × 1 = 4 माइनस का 1। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे आ जाओ। सो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने किया है और ये आसान है, मेरी तरफ से होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि हमने 3 ऑर्डर वाला कर लिया, तो 2 ऑर्डर वाला तो आसान है, यह तो आप चुटकी में कर दोगे। ठीक है, और मेरी तरफ से और एक होमवर्क क्या है कि इसका A इन्वर्स भी निकालना है, ये भी होमवर्क है। दोस्त अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हो और एक आध क्वेश्चन खुद बनाते हो, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो देख रहे हो, और अगर अभी भी आपके एक क्वेश्चन बना ही नहीं पा रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में जाके क्या करोगे बताओ। अगर ये क्वेश्चन तुम
इतने सारे एनसीईआरटी करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब लास्ट में देख रहे हो और उसके बावजूद एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो तो भाई तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात बुरी लगेगी लेकिन ये फैक्ट है। तो ये सॉल्व करना है और ए इनवर्स क्या आएगा मुझे कमेंट करके आंसर में ज़रूर बता देना। अब आते हैं एमसीक्यूज में, ढंग से पढ़ेंगे। कह रहे हैं यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। समान कोटि का आव्यूह है, ए बी माइनस बी ए क्या होगा ये आपको बताना है। समान कोटि के आव्यूह है। सो देखिए कह रहे हैं विषम सममित आव्यूह होगा। देखो सममित आव्यूह उसने बोला है, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए ये हमसे पूछा गया है कि ये क्या होगा, ये आपको बताना है कि ये विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, या फिर आपका ये सममित है या विषम सममित है। ए और बी को समान कोटि का सममित आव्यूह कहा गया, यानी कि ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है। जहाँ जरूरत पड़े उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में पता करना है तो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालो तो देखो आपको पता है ट्रांसपोज सबके साथ अलग अलग आ जाते हैं। ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी डैश ई डैश, ये भी हो जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, देखो सॉरी यहाँ से देखो पीछे वाला आगे आ जाता है ना, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हो गया। और बी डैश की जगह बी रख सकते हो, ए डैश की जगह ए। तो यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन निकालें तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो हमें दे रखा है। तो देखो जो दे रखा है उसका ट्रांसपोज किया माइनस के बराबर आ गया तो क्या होता है भाई, विषम सममित आव्यूह होता है। अगर ए डैश माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो आव्यूह क्या होता है, एक विषम सममित आव्यूह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि कितनी है, 0 या 1, यानी कि 2 प्रविष्टि हैं। और ऑर्डर कितना है, 3 × 3 वो पावर में आ जाता है तो 2 की पावर 9 यानी कि 512। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये ए है और ए डैश आई के बराबर है तो अल्फा का मान क्या होगा। सो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ से कॉस अल्फा और ये ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश निकालो, डैश क्या होता है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आई के बराबर है 1 0 0 1। तो यहाँ से देखो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहीं से ले लो, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लिए। 2 गुणा में है, इधर के बट्टे में आ गया, इधर कॉस है, इसका मन भी कॉस में सोचो। कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 बोले तो π/3। ठीक है, कॉस से कॉस हट गया, अल्फा का मान क्या आ जाएगा, π/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते कह रहे हैं EIJ M×N एक वर्ग अवयव है यदि, वर्ग अवयव कब होते हैं, जब ये जो रो है और ये जो कॉलम है वो आपस में बराबर हो। तो वर्ग अवयव तभी होंगे जब m बराबर n के होगा। रो किसके बराबर होगा, कॉलम के बराबर होगा। कह रहे हैं यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं। ठीक है, एक अवयव है जो सममित भी और विषम सममित दोनों है तो वो क्या होगा, वो होगा भाई एक शून्य अवयव। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता है, ये देखो 0 मैट्रिक्स है, इसका आप तुम प्लस से गुणा करो माइनस से गुणा करो वही आना है ना, तो वो अवयव क्या होगा, शून्य अवयव है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a² a के बराबर है तो इस चीज़ का मान बताना है कि क्या होगा। तो पहले तो देखो हम इसको खोल देंगे, इस वाले पद को क्या करेंगे, खोल देंगे, और इस जहाँ इसका उपयोग करना है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a और यहाँ 7 है। ठीक है, सो देखो i होता है a² इंटू a लिख सकता हूँ, और i की घात कितनी भी हो i होता है और ये a है और a² a के बराबर है।
तो ये हो जाएगा 3a, ए स्क्वायर की जगह a रख दिया i माइनस के 7a। तो देखो ए स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, a रख सकते हो, a रख दिया, ये a है, यहाँ से आ जाएगा i इंटू a होता है 3a, ये भी आ जाएगा 3a और ये है 7a। देखो ये हो गया आई स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ये 3 6a और यहाँ पर माइनस के 7 है। सो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, a रख सकता हूँ। तो ये 7 है माइनस 7 है, कटा क्या बचा, सिर्फ i बचा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आराम से हो गया। कह रहे हैं यदि अवयव a और b की कोटि, देखो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, a जो हमें दे रखा है ना, a की कोटि ये दे रखा है m क्रॉस n, और b की जो कोटि हमें दे रखी है वो है n क्रॉस p। तो ए बी क्या होगा, ए गुणा बी की कोटि क्या होगी। तो इसके आखिर में जो होता है, इसके आखिर में होता है वो सेम होना चाहिए, तभी गुणा होता है। n है दोनों में, इसके आखिर में और इसके फर्स्ट में सेम होना चाहिए, वो कटा। तो यहाँ से क्या बचा m और यहाँ से क्या बचा p। तो जो नई कोटि होगी वो होगी m गुणा p, m गुणा p। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, m गुणा p। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो x और y के मान क्या होंगे। ठीक है, संगत पद बराबर होते हैं, तो ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर। तुलना कर दिया हमने, हमारे पास है 2x माइनस वाई 1 के बराबर और x प्लस के 2y 3 के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2x 2 दूनी 4y 2 3 6, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा। तो ये आ गया माइनस के 5y और ये आ गया माइनस के 5, माइनस से माइनस कटा, 5 कम 5, y का मान 1 आ गया। चूँकि 2x माइनस वाई 1 के बराबर है, तो प्लस का 1 माइनस का वाई प्लस का y हो गया। अच्छा, x का मान निकालना है ना, सो देखो y का मान हम रख देंगे, y का मान है 1, तो 2x माइनस के अंदर के प्लस का हो गया, 2 1 कम 2, तो x का मान भी 1 आ गया, y का मान भी 1 आ गया। x का मान 1, y का मान 1, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चीज़ इसके बराबर होगी और ये चीज़ इसके बराबर, और वो हमने हल कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, समान कोटि के दो दिए गए अवयव ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन कौन सा सही होगा। अगर दोनों की कोटि समान है, तो देखो अगर दोनों की कोटि समान है और ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, सब में ट्रांसपोज की बात हो रही है ना, तो किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश, आखिर वाला पहले आ जाता है, पहले वाला आखिर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए बी डैश किसके बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम तभी होते हैं अगर ए बी किसके बराबर बी है और दोनों के दोनों क्या दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वन शॉट वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सारणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रखी होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा, वो भी बता दिया है, और पूरी एनसीईआरटी नई वाले और पुरानी वाले दोनों कंप्लीट कर दी है। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।